बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साकिब क्लास। दोस्तों आप देख सकते हैं यूपी बोर्ड ने सभी विषयों का मॉडल पेपर अपनी ऑफिशियल वेबसाइट यूपीएमएसपी पर अपलोड कर दिया है। वहां से हमने इसे प्रिंट आउट किया है। सभी विषयों का आप देख सकते हैं, सामान्य हिंदी कक्षा 12 प्रति 10 यानी मॉडल पेपर 2022 का। ठीक है, आप देख सकते हैं मॉडल पेपर 2022 यहाँ पर लिखा है, लेकिन 2023 के लिए ये आएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं सामान्य हिंदी का, फिर आप देख सकते हैं भौतिक विज्ञान कक्षा 12, फिर देख सकते हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021-22 क्लास 12 इंग्लिश, फिर आप देख सकते हैं मॉडल पेपर बायोलॉजी, ठीक है, रसायन विज्ञान, उसके बाद देख सकते हैं बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। सभी विषयों का मॉडल पेपर हमने प्रिंट आउट कराया है और आज की इस वीडियो में आपको सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर को हम समझाएंगे कि किस तरह से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा और कौन कौन से प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, और इन प्रश्नों को तैयार करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है ताकि आपका जो अब की बार टारगेट है 95% वो आप जरूर लेकर आओ। ठीक है, देख सकते हैं आप प्रति 10 प्रश्न पत्र 2021-22 कक्षा 12 विषय सामान्य हिंदी। समय सब लोग जानते हैं 3 घंटे 15 मिनट होता है, पूर्णांक 100 होता है। अब दोस्तों मैं जो आपको बताना जा रहा हूं उसे ध्यान से समझना। दोस्तों खंड का में आपसे पूछा जाएगा बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, प्रश्न 1 में आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। आप देख सकते हैं प्रश्न 1 है तो यहां से 5 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रश्न वहां से शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहां से 5 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है बहुविकल्पीय है। दोस्तों शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। 4 ऑप्शन आपके पास है, इनमें से सही जो ऑप्शन है उसी को अपने बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना है। ठीक है, देख लीजिए, पहला है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा है संपूर्णानंद, तीसरा है मोहन राकेश और चौथा है रामकृष्ण दास। ठीक है, अगर सही ऑप्शन आपको मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वह है संपूर्णानंद। ठीक है, उसके बाद देखिए खा प्रश्न आता है, लल्लू लाल की रचना है। बहुत ही प्यारा नाम है, लल्लू लाल की रचना है। कौन सी रचना भैया? देखिए पहला जो है सुख सागर, दूसरा है प्रेम सागर और तीसरा है परीक्षा गुरु और चौथा है रानी केतकी की कहानी। जो इसमें सही ऑप्शन है दोस्तों, अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका सही जो ऑप्शन है वह है दूसरा ऑप्शन। ठीक है, प्रेम सागर, लल्लू लाल की रचना जो है प्रेम सागर है। ठीक है, देखिए गा वाला प्रश्न दोस्तों, पर्दा कहानी के लेखक हैं। पर्दा कहानी के कौन लेखक हैं? पहला है प्रेमचंद, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है अमरकांत और चौथा है यशपाल। ठीक है, तो इसका सही जो ऑप्शन है दोस्तों वह है चौथा वाला, यशपाल पर्दा कहानी के लेखक है। ठीक है, और देखिए घ वाला प्रश्न दोस्तों, आवारा मसीहा के रचनाकार है। पहला है विष्णु प्रभाकर, दूसरा है रामवृक्ष बेनीपुरी, तीसरा है राहुल संकृत्यानंद, ठीक है, और चौथा है रांगे राघव। दोस्तों मैं ये बुक से देखकर नहीं बता रहा हूं, अगर कुछ भी गलती हो तो माफ करना, आप अपनी बुक से मिला लेना। ठीक है, लेकिन मैं अपने आप से 99% इसे सही बता रहा हूं। ठीक है, घ वाले में दोस्तों पहला होगा विष्णु प्रभाकर। ठीक है, आवारा मसीहा के रचनाकार विष्णु प्रभाकर हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों अड़ा वाला प्रश्न है, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक है। पहला है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा सरदार पूर्ण सिंह और तीसरा है दोस्तों वासुदेव शरण अग्रवाल और चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बाण भट्ट की जो आत्मकथा है दोस्तों वह है दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरे प्रश्न में देखिए दोस्तों, ये जो 5 प्रश्न आपसे पूछे गए थे ये आपके गद्यांश से रिलेटेड थे। ठीक है, उसके बाद दूसरे वाले प्रश्न में जो बहुविकल्पीय होंगे वह पद्यांश से रिलेटेड होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर का वाला प्रश्न है, कामायनी किस युग की रचना है? इसमें भी 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। 4 ऑप्शन आपके पास है, पहला है द्विवेदी युग, दूसरा है छायावादी युग, तीसरा है भारतेंदु युग और चौथा है प्रगतिवादी युग। ठीक है, तो इसका सही जो ऑप्शन है दोस्तों कामायनी जो है छायावादी युग की कीर्ति है यानी रचना है। ठीक है, और देखिए खा प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है? ठीक है, तो ये 4 कवि को नाम है, इनमें से कौन सा कवि प्रगतिवादी युग का है? पहला है अग्रदास, दूसरा है तुलसीदास, तीसरा है नंददास और चौथा है रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही जो ऑप्शन है दोस्तों वह है रामधारी सिंह दिनकर प्रगतिवादी युग के कवि हैं। ठीक है, गा वाला है दोस्तों तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। अब कौन सा प्रकाशन वर्ष है? 4 ऑप्शन इसमें से, इनमें से कोई एक तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। दोस्तों पहला है 1941 ईस्वी, दूसरा 1943 ईस्वी और तीसरा 1954 ईस्वी और चौथा है 1947 ईस्वी। तो इसका सही जो ऑप्शन है दोस्तों वह है 1943 ईस्वी। ठीक है,
इतना हो गया क्लियर आपका। उसके बाद देखिए घ में पूछा जाता है आपसे द्विवेदी युग की रचना नहीं है। इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जो द्विवेदी युग की नहीं है? पहला है प्रिय प्रवास, दूसरा है साकेत और तीसरा है दोस्तों भारत भारती और चौथा है कामायनी। ठीक है, तो इसका सही इसकी कौन सी रचना इसमें से जो है वह द्विवेदी युग की नहीं है दोस्तों? कामायनी। पहले क्वेश्चन में ही आपने पढ़ा है कि कामायनी किस युग की रचना है, तो कामायनी यहाँ पर छायावादी युग की रचना है, तो यहाँ पर द्विवेदी युग की रचना तो नहीं होगी। ठीक है, तो कामायनी जो है वह द्विवेदी युग की रचना नहीं है, वह किसके कौन सी रचना है? छायावादी युग की। ठीक है, आने वाला प्रश्न आता है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है? ठीक है, तो इनमें से कौन सी ऐसी कृति है भाई जो महाकाव्य नहीं है? तो पहला रामचरितमानस है तो महाकाव्य है, दूसरा भी साकेत महाकाव्य है, तीसरा है पद्मावत ये भी महाकाव्य है और चौथा मामा ये क्या है? ये तो कुछ नहीं है। तो इसका सही जो ऑप्शन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है? तो ये तीनों तो महाकाव्य है, तो चौथा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज की इस वीडियो में हम आपको बताए जा रहे हैं दोस्तों। एक सब्सक्राइबर से जिन्होंने कमेंट किया था सर जी ये समझ में नहीं आता गद्यांश में इसकी व्याख्या कैसे की जाए, तो आज की इस वीडियो में आप समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए ये गद्यांश आपको एक दिया जाएगा। ठीक है, दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, यानी आपको एक गद्यांश दिया है। ठीक है, अब इसके नीचे आपसे प्रश्न किए जा रहे हैं, अब उन प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। सबसे पहले इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं। ठीक है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा? लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। ठीक है, हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल आवश्यक है। पहला दोस्तों इसका जो पहला प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ बहुत ही आसान है दोस्तों। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप पाठ से लिया गया है। इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। इतना आपका पहला प्रश्न का उत्तर हो। उसके बाद दोस्तों अब दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है? क्यों अभी आपने पढ़ा धरती में अमूल्य निधियां भरी है जिसके कारण वो वसुंधरा कहलाती है। इसको आप लिखेंगे इस प्रकार से धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं उन्हीं के कारण उन्हें वसुंधरा कहा जाता है। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद देखिए तीसरा में दोस्तों है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो रेखांकित अंश की व्याख्या करना, ना कि आपके पूरे पैसेज की। बहुत सी स्टूडेंट गलती करते हैं यहां से लेकर यहां तक व्याख्या करने लगेंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए रेखांकित अंश, यहां पर रेखा नीचे लाइनिंग बनी है तो जहां तक लाइनिंग बनी है वहीं तक आपको व्याख्या करनी है। बात समझ रहे हैं? इतना आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए पृथ्वी के दो देह को किसने सजाया है? तो आप पढ़ सकते हैं इसमें। ठीक है, पृथ्वी के देह को किसने सजाया है? तो देख सकते हैं लाखों करोड़ों वर्ष से अनेक प्रकार की धातुओं को पीस अनेक प्रकार की जो धातुएं हैं उन्हीं से हमारी पृथ्वी सजी हुई है। इतना आपका हो गया दोस्तों। अब पांचवा प्रश्न है भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए? यानी भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें खेती करनी चाहिए जिससे हमारी धरती को और भी लाभान्वित हो। ठीक है, इतना ये सब आप लिख सकते हैं। ठीक है, बनाकर लिखेंगे, इसमें कोई भी गलत आपका नहीं होगा। उसके बाद देखिए अथवा करके एक पैसेज आपको और दिया, एक गद्यांश और दिया रहेगा, चाहे आप वो वाला गद्यांश लिखें या फिर ए वाला, आपको 10 नंबर यहां से टोटल मिल जाते हैं। ठीक है, इतना आपका हो गया। इसमें भी 4 प्रश्न वैसे दिए हैं जैसे पहले हमने बताया। अब देखिए चौथा प्रश्न आता है दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, अब यहां से आपका गद्यांश शुरू हो जाता, पद्यांश शुरू हो जाता है। ठीक है, ये तो गद्यांश था। गद्यांश यानी लेखक जो कहानी होती है और जो कविता होती है उसे पद्यांश कहा जाता है। तो ये भी आपका 10 नंबर में पूछा जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अवलाजन के लिए कौन सा पथ है? यदि मैं उकसाई गई भरत से हुआऊं तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूं सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। दोस्तों ये कहां से लिया गया है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों ये लिया गया है कैकेयी का अनुताप से। ठीक है, तो इसमें भी सेम प्रश्न पहले की तरह ही आएंगे जैसे यहां पर देख लीजिए। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा और दिया है। हाँ, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर ही अनुताप ना करने पाऊं।
दोस्तों जब आप पैसेज को या फिर गद्यांश, जब आप गद्यांश या पद्यांश को पढ़ते हो तो उसमें दोस्तों आपके कीवर्ड्स कुछ मिलते हैं। कीवर्ड्स कैसे मिलता है दोस्तों? कैकई का अनुताप, अब यहाँ पर देखिए अनुताप और भरत भी उसमें है, ठीक है, तो यहाँ पर भरत भी दिया गया है, ठीक है, भरत भी आया है और यहाँ पर अनुताप भी आया है, तो ये क्लियर हो जाता है कि कैकई के अनुताप से आया है, ठीक है। अब उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, उसी तरह जैसे आपने संदर्भ गद्यांश का लिखा उसी तरह पद्यांश का। इसमें क्या रहता है? रचयिता, लेखक की दर पर रचयिता रहता है, ठीक है। और दूसरे प्रश्न में देखिए रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। अब यहाँ पर भी रेखांकित अंश वैसे दिया है जैसे हमने गद्यांश में बताया, तो इसमें भी आपको रेखांकित अंश की सिर्फ और सिर्फ व्याख्या करनी है, ठीक है। और देखिए करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राय भर भी अनुताप न करने पाऊं, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो यहां पर कौन सा अलंकार है दोस्तों? यहां पर दोस्तों हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। अब उत्प्रेक्षा अलंकार कैसे होगा? क्योंकि दोस्तों उनमें कहा जाता है कि इनमें मनु मानो जनु जानु आदि शब्द आते, तो यहाँ पर जाऊं और मौन शब्द आया, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ठीक है। अब देखिए पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए, भाषा की विशेषता बताओ, ये सब आपको बताना होगा। आने वाली वीडियो में हम आपको टोटल इसका क्लियर बताएंगे, ठीक है। और देखिए अथवा करके इसमें भी दिया गया लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, ये दोस्तों लिया गया है, कहां से लिया गया है दोस्तों? ये लिया गया है, पहला पार्ट जो है दोस्तों आपका कौन सा पार्ट है दोस्तों? ये लिया गया है पवन दूतिका से, ठीक है। अब देखिए इसमें भी आपको सेम टू सेम वैसे लिखना है, चाहे आप ए करें और चाहे आप ए करें, एक ही करना होता है, जिसके लिए आपको 10 नंबर यहां से मिलेंगे। टोटल आपका गद्यांश और पद्यांश से 20 नंबर आपका तैयार हो जाता है, देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों आता है 5वां प्रश्न। अब देखिए 5वें प्रश्न में आपसे क्या पूछा जाएगा? निम्नलिखित में किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। दोस्तों क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं, लेखक का साहित्यिक परिचय लिखना होता है, वो लिखकर बैठे होते हैं जीवन परिचय, तो वहां पर उनका गलत हो जाता है। तो आपका देखिए लेखक का साहित्यिक परिचय पूछा जा रहा है, तो आपको जो आपके प्रश्न पत्र में पूछा जाए उसी को आपको हेडिंग में डालना है, ठीक है। जिसके लिए दोस्तों शब्द सीमा अधिकतम 80 शब्दों में आपको लिखना होगा, ठीक है दोस्तों। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, एपीजे अब्दुल कलाम, वासुदेव सरन अग्रवाल, इन तीनों में से किसी एक का आपको लिखना होगा, ठीक है। इसी तरह आपका कवियों का भी साहित्यिक परिचय लिखने के लिए आता है, जिसके लिए अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है। मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, इनमें से किसी एक न एक का आपको लिखना दोस्तों। इनमें से जितने भी प्रश्न जैसे ही मॉडल पेपर आया है सेम टू सेम, इसके पहले हमने एक वीडियो बनाई है, यही चीजें उसमें हमने बताई थी और वही सेम टू सेम मॉडल पेपर में भी छपकर आया है। यकीन नहीं होता तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप अभी जाकर उसे देख लो, ठीक है। उसके बाद देखिए बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखिए। प्रश्न 6 में आपसे पूछा जाता है, ये भी आपका 5 नंबर का मिलेगा। बहादुर कहानी का आप या तो उद्देश्य लिखिए या फिर पंचलाइट कहानी का, और उसी में फिर अथवा करके, यानी 3 कहानी आपको दी जाती है, तीनों कहानी में से किसी एक कहानी को लिखना होगा, ठीक है, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 7वां आता है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी बहुत से प्रश्न आपको यहां पर दिए जाएंगे, जो आपके स्कूल में पढ़ाया गया हो उसी को आपको यहां पर लिखना है, ठीक है। मुक्ति खंड काव्य, त्यागपति खंड काव्य, आलोक वृत्त खंड काव्य, सत्य की जीत, इतने और श्रवण कुमार, इतने सारे खंड काव्य दिए गए हैं। आप यहां से किसी एक खंड काव्य को लिख सकते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 8 में आपसे पूछा जाएगा, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये आपसे 7 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें आपको बहुत ही आसान काम रहता है, इसका आपको संदर्भ में लिखना रहता है, और जो ये पैराग्राफ है इसका आपको अर्थ लिखना होता है। बात समझ रहे हैं, ठीक है, जिसके लिए आपको 7 नंबर मिलेंगे। अब संस्कृत गद्यांश में क्या करना, सिर्फ और सिर्फ पाठ का नाम लिख देना, लेखक का नाम तो होता नहीं इसमें, ठीक है, इतना आपको लिखना है। अब और इसका अर्थ लिख देना है। ये कहां से लिया गया है? महामना विद्वान अक्ता, यानी महामना मालवीय से लिया गया है, ठीक है। इन सब का सॉल्यूशन हम अगले संडे, अब की बार जो संडे आएगा उस संडे को आपको बताएंगे। सुबह में आपको बताएंगे, 1 घंटे की लगभग वीडियो होगी, आप उसे जाकर देख लेना। फुल सॉल्यूशन के साथ इस मॉडल पेपर को बताया जाएगा उसमें, ठीक है। अब देखिए
इसमें भी अथवा करके दिया जाता है। हंसराज तदेव, ये दोस्तों लिया गया है जातक कथा के दूसरे वाले खंड से, ठीक है। और देखिए दिए गए पद्यांशों में से, ठीक है, यहाँ पर संस्कृत का भी पद्यांश होता है, गद्यांश होता है, जो कहानी होती है वो गद्यांश होती है, और जो श्लोक होता है वह पद्यांश होता है, ठीक है। तो इसमें ना में रोचते भद्रम व उलूक उलूकस्या विमेचनम, ठीक है। तो ये दोस्तों कहां से हो जाता है, उलूक जातकम, ठीक है। ये भी जातक कथा से लिया गया है, उलूक वाले यानी उल्लू वाले जो चैप्टर है उस चैप्टर से लिया गया है। और देखिए प्रोक्षा कार्यम हत्तारम प्रत्यक्षता प्रियवादितम, ठीक है। ये कहां से लिया गया दोस्तों, सुभाषी रत्नानी से एक श्लोक यहां पर लिया गया है। सुभाषी रत्नानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे आपको नहीं छोड़ना है, उसे जरूर तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए 9वां प्रश्न दोस्तों आ जाता है, ये मुहावरा आपसे आता है। मुहावरे को आपको सही से 4 मुहावरे आपको दिए जाएंगे, उनमें से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पर दोस्तों पहला मुहावरा है, तलवार की धार पर चलना यानी कठिन रास्ते पर चलना, टका सा जवाब देना यानी साफ इनकार कर देना, दाल में काला होना कुछ गड़बड़ होना, नमक मिर्च लगाना यानी चुगली उगली करना, ठीक है। तो इतना आपका हो जाएगा, इतना आपका हो जाएगा। इसमें से किसी एक का आपको लिखकर, किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना होगा। बहुत ही सिंपल चीजें दोस्तों, अगर आप एक दिन की जो वीडियो हम संडे को बनाएंगे उसे अगर आप देख लोगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपका हिंदी में 95% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों प्रश्न नंबर 10 में आपसे पूछा जाएगा संधि विच्छेद। इसमें आपको केवल टिक लगाना रहेगा, ऐसा नहीं आपको लिखना होगा, ठीक है। यहां पर लिखना होगा, सही आंसर आपको चार्ट को लिखना होगा, ठीक है। जैसे यहां पर तथापि का संधि विच्छेद है, 4 ऑप्शन आपके पास है, इनमें से सही जो ऑप्शन है उसे लिखना है। तथापि का जो संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों, तथ प्लस अपि है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तथापि ये सही है, ठीक है, और बाकी सभी जो है गलत है। और दूसरा देखिए परमेश्वर का संधि विच्छेद है, ठीक है, तो पर प्लस ईश्वर ये नहीं है। उसके बाद देखिए, उसके बाद दोस्तों परम प्लस ईश्वर, ठीक है, ये भी नहीं है क्योंकि वहां पर दोस्तों 2 बिंदियां लगी। सी वाला दोस्तों परम प्लस ईश्वरा, ये दोस्तों सही है, ठीक है। प्रे प्लस प्रेमेश्वर ये भी बिल्कुल गलत है, ठीक है। अब गायिका का संधि विच्छेद है, इसमें 1 नंबर आपको मिलेंगे, केवल आपको इस पर सही विकल्प छांटकर लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दोस्तों इसका सही जो ऑप्शन है दोस्तों वह है दोस्तों सी वाला, गय प्लस अकार, ठीक है। उसके बाद देखिए खा वाले प्रश्न में क्या आपसे पूछा जाता है, दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन लिखिए। तो आत्मना में विभक्ति और वचन है, बहुत से स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं। तो इसका सही जो दोस्तों आत्मना में विभक्ति और वचन है दोस्तों वह है दोस्तों, ठीक है, षष्ठी विभक्ति और एक वचन है आत्मना में, ठीक है। इतना आपको लिखना, सही विकल्प जो है दोस्तों वह है षष्ठी विभक्ति एक वचन, ठीक है। उस तरह नामनान में या इसमें ये सब चीजें गलत है, इसी को आपको छांट कर लिखना होगा। और देखिए दूसरा है नामनान में विभक्ति और वचन है, कौन सी विभक्ति, 4 ऑप्शन आपके पास है, इनमें से सही ऑप्शन आपको लिखना। षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, यहाँ पर क्या हो जाएगा षष्ठी विभक्ति बहुवचन, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है, गलत है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न 11 में आपसे शब्द युग्म दिया रहेगा, उस शब्द यह भी बहुविकल्पीय होगा, उसका सही आंसर आपको छांटकर लिखना है। जैसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों वसन और व्यसन का जो दोस्तों वो होगा, इसका सही अर्थ का शब्द युग्म का सही अर्थ जो है दोस्तों वह क्या है, इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन है विवश और व्याकुल, दूसरा है कवच और भोजन, और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों क्या ऑप्शन है, वस्त्र और आदत, जी वाला है विस्तार और अवधि। इसका सही जो ऑप्शन है दोस्तों वह है वस्त्र और आदत, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए इसी में आपसे एक और प्रश्न है दोस्तों, बादल और अंबुज और अंबुद, इसका जो शब्द युग्म है कौन सा शब्द युग्म है, पहला है बादल और समुद्र, नहीं है। बी वाला है जल और कमल, ये भी गलत है। तीसरा है दोस्तों कमल और बादल, डी वाला है समुद्र और कमल, तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है। उसके बाद देखिए खा में आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। एक शब्द आपको दिया जाएगा, इसमें आपको सही शब्द इसका लिखना है। तो दोस्तों पहले वाले का हो जाएगा अंबर माने क्या होता है, आकाश होता है, और वस्त्र होता है, ठीक है। ये 2 चीजें आप 2 वस्त्र, ऐसा नहीं आपको आकाश और नभ लिख देना, ये आपका गलत हो जाएगा। एक शब्द है, इसके 2 अलग अलग अर्थ लिखना है आपको। जैसे एक हो गया आकाश और दूसरा हो जाएगा वस्त्र, ठीक है, बात समझ रहे हैं।
उसके बाद देखिए ग वाले प्रश्न में दोस्तों आता है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। जैसे जो आंखों के सामने हो उसे क्या कहते हैं, नेत्र सम्मुख। ये आपका सही है। प्रत्यक्ष ये भी गलत है, आंख के आगे ये भी गलत है, प्रत्येक आंख, ये सब गलत है। ठीक है, तो इसका सही जो ऑप्शन है दोस्तों वह है नेत्र सम्मुख। अब देखिए दूसरा क्या है, जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, जानकार, गलत है। ज्ञानी गलत है भी। जिज्ञासु ये बिल्कुल सही है, और बुद्धिमान ये भी गलत है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जाएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पर वाक्य आपको 4 दिए हैं, इनमें से कोई 2 वाक्य आपको सही करके लिखना है। जैसे यहाँ पर पहला वाक्य क्या है दोस्तों, तुम तो कुर्सी पर बैठे है। ठीक है, तो इसको सही कर लिखना, तुम तो कुर्सी पर बैठे हो। ठीक है, ये सही है। ठीक है, ये शुद्ध हो जाएगा। इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, ये आपका गलत है। तो इसका सही जो शुद्ध वाक्य क्या होगा, इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं। ठीक है, इतना हो गया दोस्तों। अब आता है प्रश्न 12वां, वीर रस अथवा हास्य रस का अस्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। इसको भी हम पहले ही बताए थे। ठीक है, और दूसरा दोस्तों, श्लेष तथा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। यानी लक्षण क्या है, पहचाना कैसे जाता है, और उदाहरण, ये सब चीजें आपको लिखना है दोस्तों। जब आपसे परिभाषा पूछी जाए तो आपको परिभाषा लिखना है। अब यहां पर आपसे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, लक्षण पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसे आने पर इसे पहचाना कैसे जाए कि यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए गा वाला है दोस्तों, दोहा अथवा सोरठा छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। ठीक है, तो दोहा और सोरठा जो है दोस्तों उसका मात्रा सहित आपको लक्षण और उदाहरण लिखना है। इसके लिए आपको 2-2 नंबर यहाँ पर टोटल रस छंद अलंकार से 6 नंबर आपको मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रश्न 13 में आपसे पूछा जाएगा दोस्तों पत्र लेखन। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पत्र लेखन है बैंक में खाता खोलने के लिए प्रबंधक को आवेदन, ठीक है, उस पर या प्रार्थना पत्र लिखना। ठीक है, इतना हो गया दोस्तों बैंक प्रबंधक को। ठीक है, शाखा प्रबंधक या बैंक प्रबंधक जो भी है उसी को आपको क्या लिखना होगा, प्रार्थना पत्र, बैंक में खाता खोलने के लिए। और दूसरा क्या है दोस्तों, शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिला अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। ये भी प्रार्थना पत्र दोस्तों। यानी इसमें आपको क्या लिखना होगा कि हमारे शहर में संक्रामक बीमारी फैल चुकी है, जिसका आप जल्द से जल्द उपाय करवाइए। जिला अधिकारी यानी डीएम को लिखना है। अब देखिए इतना आपका क्लियर हो गया। टोटल यहाँ से आपको 6 नंबर मिलेंगे। अब प्रश्न 14 में आपसे निबंध लिखने के लिए आएगा। 5 निबंध आपको दिए रहेंगे, उनमें से किसी एक पर आपको निबंध लिखना होगा। जैसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, देश में बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद की समस्या और समाधान, वृक्षारोपण का महत्व, विद्यार्थी और राजनीति, और दोस्तों दूसरा क्या है, 5वां क्या है, देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका, जो कि बहुत ही गड़बड़ चल रही समाचार पत्रों की भूमिका। कुछ भी झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। ठीक है, तो आपको ये सब चीजें लिखनी होगी कि मीडिया आजकल का जो मीडिया हमारा वो बिकाऊ हो गया है। ठीक है, कोई भी मुद्दा मिल जाता बस उसी पे चर्चा, विकास का कभी नामो निशान ही नहीं आता मीडिया के सामने। ठीक है दोस्तों, ये था मॉडल पेपर आपका, जो आपकी 2023 की बोर्ड परीक्षा में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें जितने भी प्रश्न आए हैं इन सभी प्रश्नों को ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है कि यही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो इसका सॉल्यूशन हम संडे को आपको देंगे, तो संडे की वीडियो को आप जरूर देखना और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, मॉडल पेपर आए 2 से 3 दिन हो गए, लेकिन यूट्यूब पर किसी भी यूट्यूब चैनल वाले ने अभी तक मॉडल पेपर का वीडियो नहीं बनाया। सबसे पहले आपको ये साकिब क्लासेस चैनल पर मिल रहा है और इसका सॉल्यूशन भी हम संडे को आपको प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में भी आधा हमने सॉल्व कर दिया है। जो टिक लगाने वाले क्वेश्चन थे उन्हें हम सॉल्व कर दिए हैं। जो बड़े बड़े क्वेश्चन है उन्हें आपको लिखकर ऑलरेडी एक प्रॉपर तरीके से आपको वीडियो बताएंगे। उस वीडियो को अगर आप देखोगे तो 500 नंबर आपका, उसमें 100 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। 500 नंबर तो सभी विषयों का होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना।